नहीं देखिए, ये तो उनको मानना पड़ेगा क्योंकि अगर ई-रिक्शा है, तो ई-रिक्शा कोई अलग ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है। ये भी ट्रांसपोर्ट हाँ, अगर अलग ट्रांसपोर्ट है तो वो अगर बता दें हमें। तो ऐसा एसोसिएशन तो आपकी अलग से रजिस्टर्ड है। नहीं, वो तो रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने काफ़ी टाइम उनके साथ मिलने की कोशिश भी की है और हमने बात भी की है उनसे। तो सबसे पहले उनकी यही है कि हम आपस में एक मीटिंग करेंगे क्यों प्रॉब्लम जो है ई-रिक्शा की वजह से आ रही है, ना कि ट्रांसपोर्ट की वजह से आ रही है। अब जो ई-रिक्शा की प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये हम तो अभी नए हैं, वो तो काफ़ी सालों से बैठे हैं। अब ये प्रॉब्लम को हल करना जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, वहाँ ट्रांसपोर्टर्स का भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये अभी नया-नया इनकी एंट्रेंस है उसके अंदर। जो मैंने बोला ना कि जो वो कहेंगे, जैसे रूल एंड रेगुलेशन जो सेक्रेटरी साहब ने भी उस टाइम बोले थे, रूट्स को लेके इनके अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। जब इनकी तरफ से एक स्ट्रिक्टनेस होगी तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बंद हो जाएँगी, क्योंकि जब देखिए इस मैं बता रहा हूँ कि जब हमने यूनियन बनाई थी तब मेरे ख़्याल से 130-40 के करीब रिक्शा था। मेरे ख़्याल से आज तो 1500 से ऊपर रिक्शा हो चुका है, डेढ़ 2 हज़ार के करीब, क्योंकि हर एक स्टैंड पे आप 40 35-40 की एवरेज लेके चलिए। तो उसके अलावा भी कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बिना ही स्टैंड्स के चलते हैं, जो घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो रिक्शा सेल आउट करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा देख-दुख के रिक्शा देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रिक्शा जो है मार्केट में इस टाइम मतलब कि मिसयूज़ हो रहा है। हाँ, मिसयूज़ भी हो रहा है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तेजिंदर पाल सिंह अमन जी, जो कि चेयरमैन हैं ई रिक्शा एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद जी। अमन जी, अगर बात करें हम कुछ दिन पहले ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं संजीव चौधरी जी, उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था जो हमारे ही चैनल पे था कि ई रिक्शा की वजह से जो है, जो बाकी वाले ऑटो वाले हैं, पेट्रोल ऑटो जो चलते हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूट्स को लेकर के जो फेयर्स हैं उनको लेकर के आम जनता को भी, और काफ़ी बार जो है देखने में मिलता है कि गाली गलौज हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस तरह की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं। मनमाने तरीके से जो है ई रिक्शा वाले जो हैं ई रिक्शा को रन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मैं ये तो आपको साफ बता दूं कि मन मर्जी से तो कोई भी नहीं चल सकता। अगर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई चीज़ मार्केट में उतारी है, तो वो अपनी मन मर्जी से नहीं उतारी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति से उतरी है। रही बात लड़ाई और गाली गलौज की, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये होता है। और हमने भी बड़ी बार इसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की, और बड़ी बार हमने भी इसके ऊपर इंटरव्यूज़ भी दिए, पेट्रोल जो ऑटो हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई। बट बार बार हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना थोड़ा सा रोल अदा करना पड़ेगा, कि जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। जैसा स्टार्टिंग में हुआ था, आज से कोई 8-9 महीने पहले, उन्होंने जहाँ इसके कोई रूल रेगुलेशन बनाने थे, उसकी बजाय उन्होंने चलानिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारे ई रिक्शा चालकों के 5-5 हज़ार तक के चालान किए गए। सो जहाँ रोक और रूल की ज़रूरत थी, जहाँ रेट्स और रूट्स की ज़रूरत थी, वहाँ इन्होंने चलानिंग करनी शुरू की, जो कि वो इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी नियम के तहत इस चीज़ को सड़क पे उतारा है, तो उसको उस ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि उसको प्रॉपर गाइडेंस की तरह चलाया जाए। बात आपने की संजीव जी की, तो वो हमारे बड़े भाई हैं। ये भी जो ई-रिक्शा है, ये भी अगर रोड पे चल रहा है तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। तो ये भी उसी ट्रांसपोर्ट जो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट है, ये भी उसी का ही एक छोटा-सा हिस्सा है। तो ये इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अगर ई-रिक्शा चला रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह ही, जैसे ब्लैक ऑटो वाले हैं या मैटाडोर वाले हैं, वो भी सवारी उठाते हैं, ये भी सवारी उठाते हैं। तो इसलिए ये भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। बाकी हमारी भी यही माँग है कि हमें रूट्स बताए जाएँ, हमें स्टैंड्स अलॉट किए जाएँ, हमें किराया बताया जाए। अब देखिए, जैसा कि आपके इंटरव्यू में हमने सुना था 3 रुपए या 5 रुपए किराया। पर किलोमीटर। हाँ, क्या 3 और 5 रुपए किराए में आज की डेट में किसी का घर पल सकता है? आप मुझे बताइए, 20 रुपए की बॉटल पानी की है, तो चलो 5 रुपए भी जो गवर्नमेंट ने किराया रखा था, क्या उस 5 रुपए से 5 रुपए पर किलोमीटर
एक 100 किलोमीटर की उसकी एवरेज है पूरे दिन की। 5 इंटू 100 हो गया 500 रुपया। क्या 500 रुपये से वो अपना गुजारा चला सकता है? अब आप इसको ये मत लाइटली मत लीजिए कि ई रिक्शा का कोई खर्चा नहीं है। ई रिक्शा के भी बहुत सारे खर्चे हैं। ई रिक्शा भी इंश्योरेंस करवाता है हर साल के बाद। ई रिक्शा भी टोकन भरता है। ई रिक्शा भी फिटनेस दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शा क्या नहीं है, एक तो उसकी पोल्यूशन नहीं है और दूसरा उसका परमिट नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी तरफ से नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था कि जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको लेके ये चीज़ें चलें। बाकी रह गई बात जो रूट्स की है, हम तो कब से कह रहे हैं कि रूट दिए जाएं। कौन कह रहा है कि रूट ना दिए जाए? रिक्शा वाले भी कह रहे हैं हमें रूट दीजिए। बट अब ये तो नहीं है ना कि मुझे रूट मिला नानक नगर का, मेरा नानक नगर से लेके मतलब कि जितना उन्होंने दायरा दिया 2 से 3 किलोमीटर का, अगर नानक नगर में कोई अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है या कोई पेशेंट आ जाता है, उसको बख्शी नगर जाना पड़ेगा, क्या हम उसको मना कर देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हम उसको मना तो नहीं ना कर सकते। हमें वहाँ पे पेशेंट को तो पहुँचाना है ना। अगर रात को या मेरे पड़ोस में या मेरी गली में या मेरे मोहल्ले में, वहाँ जैसा उन्होंने बोला कि कनेक्टिविटी एरियाज़ में, जहाँ पे नॉन कनेक्टिविटी एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। मानते हैं हम भी उनकी जैसा वो बोलते हैं, हम उनकी हर एक बात को मानते हैं। बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बनता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जहाँ के चालान काटने की बजाय इनके रूल एंड रेगुलेशंस को एक बार लागू किया जाए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम यहाँ पे बैठे हैं। अमन भैया, सवारियाँ कितनी अलाउड होती हैं अगर हम ई रिक्शा की बात करें? देखिए, एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन इस पे विद ड्राइवर मतलब कि 4 सवारियाँ। वो तो हम भी कहते हैं कि अगर कोई ई रिक्शा वाला आपको ओवरलोड करता है, किसी की जान के साथ नहीं खेलना, आप उसकी चलानिंग कीजिए। 4 से 5 मिलता है, कीजिए, बेशक कीजिए। पर ऐसा भी नहीं है ना, अगर जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा था कि लाइसेंस को लेके बहुत ज़्यादा बवाल बन गया था। अब सुना है कि लाइसेंस बन रहे हैं, पर कहाँ बन रहे हैं अभी तक लोग परेशान हैं। अब लर्नर लाइसेंस की अगर आप जेन्युइन लर्नर लाइसेंस की फ़ीस देखी जाए, वो 300 रुपया है। यहाँ पे हमें सुनने के लिए आ रहा है कि 600 रुपये लिया जा रहा है फ़ीस का। पर जब आरटीओ साहब से बात की, वो कहते हैं 150 फ़ीस है इसकी। अब क्या पता 600 रुपया वो कहाँ दे रहे हैं, किसी साइबर कैफ़े में दे रहे हैं या क्या है। सो अगर कोई आरटीओ साहब एक ऐसा कोई नियम निकाल दें कि जो ई रिक्शा चालक हैं, चाहे वो जम्मू के हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा एक संविधान निकल जाए कि वो जब अपना ई रिक्शा लाइसेंस जो है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात हमें एक परेशानी आ रही थी कि यहाँ पे जो ई रिक्शा चालक हैं, वहाँ पे कई ड्राइवर ऐसे हैं जो पिछले 30-40 साल से आपका ये ई रिक्शा पेट्रोल रिक्शा रन कर रहे हैं। अब उन्होंने उसको कन्वर्ट करके ई रिक्शा में आए हैं। अब जो उनके पास लाइसेंस है, अब गवर्नमेंट कह रही है इस पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है, तो हमने उनको ये बोला था आप इसके लिए उनको कोई एक, जैसे हम मेरे पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, मैंने अगर इसको हैवी करना हो, हम उसकी एक एक्स्ट्रा फ़ी भर के उसको बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें भी एक कुछ ऐसा एक सिस्टम निकाल दीजिए ताकि जो वो लाइसेंस होल्डर हैं उनको भी कोई सहूलियत मिल जाए, नहीं तो उनको फिर से नया बनाना पड़ जाएगा। बात तो वहीं पे आ जाएगी कि जो एक ड्राइवर आदमी है वो क्या करेगा। और ऊपर से बात रही फेयर की, फेयर मैंने आपको बताया कि 5 रुपये से तो किसी का घर नहीं चलेगा। देखिए, मेरे ख्याल से एक ई रिक्शा की जो पर मंथ की जो इनकी इंस्टॉलमेंट जाती है वो 4,000 रुपया जाती है। अब वो 4,000 रुपया पहले निकालना उसने, सबके पास अपने रिक्शास नहीं है। 400 रुपया 300 रुपया मालिक को भी देना है, जो बाहर के लोग हैं जो चला रहे हैं, तो वो फिर कैसे चलेगा? अगर 400-500 रुपया अगर उनका दिन का बनेगा, वो उनको देगा, मालिक को देगा, खुद का पेट पालेगा, बच्चे पालेगा, क्या करेगा? सो इसके लिए सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। अमन भैया, सवारी मैंने इसलिए आपको पूछा था कि 4 सवारियाँ अगर बैठेंगी उस हिसाब से तो 2,000 रुपया दिन का बना ना। 4 सवारियाँ बैठेंगी तो 2,000 रुपया कैसे बनेगा? 100 किलोमीटर का मुझे 5 रुपये की अगर सवारी होगी तो 20 रुपये सवारी होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास 4 सवारियाँ हर टाइम बैठेंगी? फुल टाइम तो आप मेटाडोर जो चल रही है ना, कई बार आप देखते हो कि रूट में मेटाडोर भी खाली चलती है। कई बार पेट्रोल वाले ऑटो बेचारे पूरा दिन खाली रख के जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 सवारियाँ बैठने से उनका 2,000 रुपया बनेगा। और ई रिक्शा की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है
कि आप 4 सवारियों की बात करते हो, मुझे नहीं लगता कि ये 2 सवारी भी इनको मुश्किल से मिलती हो। और आजकल की हमारे जम्मू की जो मैं आपकी बात करता हूँ, जम्मू में जो भी अगर कोई बैठेगा ना, वो अपने साथ किसी को बैठाना पसंद ही नहीं करता। इसीलिए इन लोगों को थोड़ी-सी परेशानियाँ आ रही है। हाँ, अगर गवर्नमेंट इसका कोई फ़िक्स रेट करती है, जैसे ₹20 पर स्टॉप कर देती है, तो उससे ये होगा कि इनको थोड़ी-सी राहत मिल जाएगी। और साथ में अगर सबसे बड़ी चीज़, अगर गवर्नमेंट इनको स्टैंड इश्यू कर देती है तो, अगर गवर्नमेंट को हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए स्टैंड को वेरीफ़ाई करने के लिए, स्टैंड को पॉइंट आउट करने के लिए, हम रेडी हैं, हम अपना बिल्कुल उनका सहयोग देंगे, हम बताएँगे उनको। इसके ऊपर हमने वैसे भी वर्कआउट किया हुआ है कि हमारे जो हमने यूनियन बनाई है, उसके ऊपर हमने तकरीबन जम्मू के हर एक एरिए के जहाँ के लोग हैं उनको अपनी यूनियन के साथ अटैच किया हुआ है। और वो सब लोग उन्होंने अपने अपने एरिए में स्टैंड बनाए हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक हरी झंडी चाहिए, उसको अप्रूवल चाहिए कि ये आपका स्टैंड है। अगर ये स्टैंड लागू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से 80% झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और भैया आज की अगर हम बात करेंगे रूट्स पे, जहाँ पे भी हम देखते हैं, जहाँ पे भी नज़र दौड़ाते हैं, हर जगह पे ई रिक्शा दिखते हैं। क्या नंबर्स होंगे इनके? देखिए, इस मैं बता रहा हूँ कि जब हमने यूनियन बनाई थी तब मेरे ख्याल से 130-40 के करीब रिक्शा था। मेरे ख्याल से आज तो 1500 से ऊपर रिक्शा हो चुका है, 1500-2000 के करीब, क्योंकि हर एक स्टैंड पे आप 40 35-40 की एवरेज लेके चलिए। तो उसके अलावा भी कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बिना ही स्टैंड्स के चलते हैं, जो घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो रिक्शा सेल आउट करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा देख-दुख के रिक्शा देना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रिक्शा जो है मार्केट में इस टाइम, मतलब कि मिसयूज़ हो रहा है। हाँ, हो मिसयूज़ भी हो रहा है। और साथ के साथ इतना ज़्यादा रिक्शा हो गया है कि जो मैंने आप पहले भी आपको बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से रिक्शा किधर से आ रहा है, कौन-सा रिक्शा कैसे है, जो सबसे बड़ी लड़ाई का कारण है। स्टेशन की बात करूँ, भगवती नगर की बात करूँ, बस स्टैंड की बात करूँ, ये 2-3 स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ हर एक लोगों ने जाना है। भगवती नगर पे जब आगे यात्रा शुरू होगी, हर एक बंदे ने वहीं पे भागना है। स्टेशन वहाँ पे भागना है, एयरपोर्ट वहाँ पे भागना है, बस स्टैंड। और वहाँ पे लड़ाई क्या होती है, अब स्टेशन वालों ने भी अपना स्टैंड अलॉट किया हुआ है। जब हम लास्ट टाइम एडीसी साहब से मिले थे, उन्होंने भी बोला था कि हमने बस स्टैंड के अंदर एक इनको स्टैंड अलॉट किया हुआ, पर वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो हमने अपने रिक्शा वालों के साथ ये बात की है कि आप वहाँ पे जाके आप उस स्टैंड को भी चलाओ। अब अगर जब एक बार ऐसा स्टैंड हो जाएगा ना, अब उधर क्या होता है, अब जैसे स्टेशन का स्टैंड है, वहाँ पे हमने उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया हुआ है कि आपने जो पेट्रोल ऑटो है उनसे 500 मीटर की दूरी बना के रखना है। क्योंकि देखो, उन्होंने भी पैसा खर्चा हुआ, उन्होंने भी अपनी किस्तें देनी है ना, उन्होंने भी बच्चे पालने हैं। तो कम ये मिल-जुल के आपसी भाईचारे में चल के ही ये काम होगा, ऐसे ये काम नहीं चलेगा। तो हमने उनको सबको ये चीज़ बोली है कि 500 मीटर दूरी। अब क्या होता है कि स्टेशन में जैसे 25 से 30 रिक्शा हैं, उन्होंने अपना नंबर वाइज़ रिक्शा लगाया हुआ है। अब बाहर से कोई रिक्शा आता है, वो वहाँ पे सवारी उतारता है। अब सवारी उतारना तो किसी ने मना तो कोई कर नहीं सकते। जब वो सवारी उतारता है, कहीं वहाँ से कोई मिल जाता है, तो वहाँ पे झगड़ा बन जाता है। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। अब वो किस पे बात जाती है? स्टेशन वालों पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों को लागू करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको ये भी, जैसे सेक्रेटरी साहब ने ये चीज़ बोली थी कि हमारी हर एक मैटाडोर के ऊपर वो रूट्स का नाम है। तो हम तो ये चीज़ के लिए बोल रहे हैं, आप हमें रूट्स दीजिए, हम उनके ऊपर स्टिकर लगा देंगे, हर एक रिक्शे के ऊपर स्टिकर होगा। क्योंकि देखिए, काले ऑटो पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, उनका भी अपने-अपने स्टैंड है। वो जिस स्टैंड से वो जाते हैं, सपोज़ करो जानीपुर से सवारी लेके वो जा रहा है सतवारी, तो उसका वो कभी भी वो मैंने उनका देखा है, उनके एक रूल एंड रेगुलेशन, कभी भी वो वहाँ से सवारी जब अगर ऑटो स्टैंड सामने है, वो सवारी को नहीं उठाएँगे। हाँ, अगर वहाँ पे कोई ऑटो नहीं है, फिर वो उठाते हैं। तो जब ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जब लागू हो जाएँगे, हम भी ऐसे ही चलेंगे। अगर हमारे स्टेशन का जो ऑटो है, सपोज़ करो वो बस स्टैंड जाएगा, अगर वो देखेगा कि बस स्टैंड में रिक्शा नहीं खड़ा, वो भी नहीं उठाएगा। अगर रास्ते में कोई मिल जाएगी, तो फिर उसको तो उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे नहीं उठाएगा, तो वो भी नाइंसाफ़ी है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भैया जब ई रिक्शाज़ इंट्रोड्यूस हुए थे जे एंड के में, काफ़ी
लिमिटेड जो एजेंसीज थी इनकी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर गली नुक्कड़ में कोई दुकान रख रहा है, उसमें 2-3 ई रिक्शा रख रहा है, सेल आउट कर रहा है, हर जगह पे देखने को मिल जाता है। देखिए, पहले ऐसा था कि जब स्टार्टिंग थी तो सब तब हमें सुनने में आया था कि जिसके पास जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर का कोई सर्टिफिकेट है वो होगा, वही ई रिक्शा सेल आउट कर सकता है। बट वो कुछ दिन ही चला। आज तो हर जगह पे मैंने देखा है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता तो कहीं मेरे ख्याल से 20 से 25 तो ई रिक्शा एजेंसीज हैं जम्मू में। तो ये अब जो पहले वाला रूल था, पहले हमें पता था कि 2-4 गाड़ियाँ ऐसी हैं, और उसका सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सब सिटी के अंडर था, उसको स्मार्ट सिटी के अंडर था, उन रिक्शा ओनर्स को सब्सिडी भी मिलती थी। अब तो जिसके पास जाओ वो सबसे पहले यही बोलता है कि हम भी आपको सब्सिडी देंगे। तो रेट्स में भी थोड़ा बहुत कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो इसीलिए जिसको जहाँ लगता है वो वहीं भाग चलता है। बट आज आके बात 100 बात की एक ही बात है कि ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है। अब मेरे को अगर कोई बिज़नेस मिल रहा है तो मुझे तो बिज़नेस करना ही है ना। अगर मुझे किसी बिज़नेस में से कोई 4 पैसे मिल रहे हैं, मैं तो उस बिज़नेस की तरफ दौड़ूँगा। पर ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर थोड़ा अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ जो हमारे ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हम उनसे भी आपके चैनल के राही यही बोलना चाहेंगे कि हम भी आप ही का हिस्सा है। जो रूल एंड रेगुलेशंस आपने बाकी ट्रांसपोर्टर्स के लिए बनाए हैं, वही रूल एंड रेगुलेशंस जो है ई रिक्शा के लिए आप ही की तरफ से लागू होंगे, और हम उनको मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि ई रिक्शा भी मैंने पहले बोला कि ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। हम भी चाहते हैं कि किसी को हमारी वजह से कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। हर कोई बंदा अपने पेट के लिए निकलता है, अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर निकलता है कि रोटी रोज़ी के लिए। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि बार-बार हमारी यही एक गुहार है कि जितना जल्द से जल्द हो सके रूट, रेट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेके इन चीज़ों के ऊपर फोकस दिया जाए, ताकि जितनी भी लड़ाई का मसला है, जो आप बोल रहे हो कि हर रोज़ कोई लड़ाई हुई होती है, गाली गलौज, ये सब मसले मसाइल जितने भी हैं, ये सब जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अपने आप हल हो जाएंगी। अमन भैया, आप बार बार ये तो कह रहे हैं कि आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ही हम लोग भी हैं, लेकिन वो तो ये बात मान ही नहीं रहे हैं कि वो भी हमारा कोई पार्ट है, या वो भी हमसे कोई उन्होंने कोई हमसे कोई बात रखी है, या कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दी है कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ई रिक्शा है तो ई रिक्शा कोई अलग ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है, ये भी ट्रांसपोर्ट। हाँ, अगर अलग ट्रांसपोर्ट है तो वो अगर बता दें हमें, तो ऐसा एसोसिएशन तो आपकी अलग से रजिस्टर्ड है। नहीं, वो तो रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने काफ़ी टाइम उनके साथ मिलने की कोशिश भी की है, और हमने बात भी की है उनसे। तो सबसे पहले उनकी यही है कि हम आपस में एक मीटिंग करेंगे, क्यों प्रॉब्लम जो है ई रिक्शा की वजह से आ रही है, ना कि ट्रांसपोर्ट की वजह से आ रही है। अब जो ई रिक्शा की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये हम तो अभी नए हैं, वो तो काफ़ी सालों से बैठे हैं। अब ये प्रॉब्लम को हल करना जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, वहाँ ट्रांसपोर्टर्स का भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये अभी नया-नया इनकी एंट्रेंस है उसके अंदर। जो मैंने बोला ना कि जो वो कहेंगे, जैसे रूल एंड रेगुलेशन जो सेक्रेटरी साहब ने भी उस टाइम बोले थे, रूट्स को लेके इनकी अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। जब इनकी तरफ से एक स्ट्रिक्टनेस होगी तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब मेरा एक रूट है, मैंने आपको पहले बोला कि मुझे नानक नगर से लेके स्टेशन तक जाना है, स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक जाना है। बट उस बस स्टैंड में जाने के लिए मुझे हाईवे का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। बस स्टैंड भी तो स्मार्ट सिटी के अंडर आएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं नेशनल हाईवे को छोड़ दूंगा, या मेरे लिए ई रिक्शा के लिए कोई अलग से रूट बनेगा, ऐसा तो है ही नहीं है ना। रूट तो वही, सड़क तो उसी सड़क से जाना पड़ेगा। हाँ, जो मेन प्रॉब्लम लड़ाई की है वो यही है कि जो हम सवारी पिक करते हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 90% लोग मानते भी हैं इन चीज़ों को, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने अपने ऑटो बेच के, क्योंकि उनको पता है कि कैसे चलना है। कुछ हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, तो उनके साथ करेंगे बात और चलेंगे। तो सबको मिलजुल के ही चलना है, ट्रांसपोर्टरों को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसे साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर तो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ई रिक्शा एसोसिएशन चेयरमैन अमन जी। आपकी सब की क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।